देवेंद्र की पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। लखनऊ के इकाना स्थित अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उनके दो उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित 50 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान लगभग स्टेडियम में 80,000 लोगों की भीड़ मौजूद थी। इतना ही नहीं, इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी सहित सभी भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और देश के कई बड़े नामी ग्रामी लोग इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। जैसे साल 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के गठन के समय किसी को इस बात का पता तक नहीं था कि किस सांसद को कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, किस सांसद को मंत्री बनाया जा रहा है। शपथ ग्रहण से महज कुछ घंटे पहले ही जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया उसको सूचना दे दी गई। कुछ इसी तरह का फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट गठन के लिए भी उपयोग में लाया गया। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट गठन के समय किसी भी विधायक या एमएलसी को इस बात का पता तक नहीं था कि किसको योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलानी थी उनको फोन कर सूचित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह इतना भव्य और आकर्षक था कि शायद ही भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह ऐसा हुआ हो। शपथ ग्रहण समारोह जरूर उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के लिए हो रहा था, लेकिन इसमें पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण साधे जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट गठन को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती गई। इसमें साल 2024 के लोकसभा चुनाव को तो पूरी तरह ध्यान में रखा ही गया। इसके साथ ही क्षेत्र, जाति, अनुभव, जोश, लिंग तथा धर्म आदि जैसे समीकरणों को भी पूरी तरह गूंथा गया। संगठन के अनुभव, कार्य कुशलता और पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को भी पैमाना बनाया गया। जिन मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ के साथ पद तथा गोपनीयता की शपथ ली, उनमें से 22 लोग योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई उनमें 38 विधायक, 9 एमएलसी तथा 5 ऐसे लोग शामिल हैं जो ना तो एमएलसी हैं और ना ही विधायक हैं। इन लोगों को आगामी 6 माह में या तो विधायक बनकर अथवा एमएलसी बनकर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। यदि केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ दिया जाए तो योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है जो चुनाव हार गया हो और उसे मंत्री बनाया गया हो। साथियों, अब उन नामों पर भी चर्चा करते हैं जो योगी आदित्यनाथ के पहले मंत्रिमंडल में हिस्सा रहे हैं और इस बार विधायक का चुनाव भी जीते हैं, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ के पहले मंत्रिमंडल में शामिल तथा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का है। इसके अतिरिक्त आशुतोष टंडन, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह, राम नरेश अग्निहोत्री, जयप्रताप सिंह, नीलकंठ तिवारी, नीलिमा कटियार, अशोक कटारिया, श्रीराम चौहान, मोहसिन रजा, सुरेश कुमार पासी, अनिल शर्मा, महेश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर जीएस धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, चौधरी उदय भान सिंह, रमाशंकर सिंह पटेल, जय कुमार सिंह जैकी और अतुल गर्ग तथा अजीत पटेल आदि शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह की चर्चाएं पहले से चल रही थी वह सही साबित हुई। उन्हें प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जानकार बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा से उप मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी रही है। वही साथियों, केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 5 वर्ष के दौरान जनता के बीच रहकर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, भले ही वह चुनाव हार गए। तो ऐसे में पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को बेहतर परफॉर्मेंस का तो उपहार दिया ही, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाकर मौर्य समाज को भी साधने की कोशिश की है।
भारतीय जनता पार्टी ने भले ही डॉक्टर दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया हो, लेकिन वह ब्राह्मण समाज की नाराजगी भी मोल लेना नहीं चाहती। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को ब्रजेश पाठक के द्वारा रिप्लेस किया। ब्रजेश पाठक भी ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक है तथा इस बार भी पिछड़ा वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लगभग 20 लोगों को मंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज को 8 मंत्री दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी यह बात भली भांति जानती है कि जिस तरह से दलित समाज ने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर मतदान किया है, उसी से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बड़ी नुकसान को होने से रोक सकी है। ब्राह्मण समाज के 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि राजपूत समाज से 6 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। योगी मंत्रिमंडल में कुर्मी समाज को साधने के भी भरसक प्रयास किए गए हैं। इसलिए मंत्रिमंडल में 3 कुर्मी चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। इनमें राकेश सचान, स्वतंत्र देव सिंह और अपना दल के आशीष पटेल का नाम शामिल है। आगरा ग्रामीण क्षेत्र से विधायक बनी बेबी रानी मौर्य को भाजपा ने मंत्री पद की शपथ दिलाकर दलित और महिला वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है। बेबी रानी मौर्य, जो कि उत्तराखंड की पूर्व में राज्यपाल और आगरा की महापौर रह चुकी है, 2021 में उन्हें कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसी दौरान बेबी रानी के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें शुरू हो गई थी। बेबी रानी मौर्य के अलावा दलित समाज के बड़े चेहरे के रूप में असीम अरुण को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। असीम अरुण पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं। दलित समाज के ही खटीक समुदाय से आने वाले दिनेश खटीक, बुंदेलखंड के दलित चेहरा मन्नू कोरी और देवरिया के सलेमपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीती विजय लक्ष्मी गौतम को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। योगी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के तौर पर संजीव गौंड को राज्य मंत्री बनाया गया है। यदि ऐसे लोगों के नामों की चर्चा की जाए जो MLC रहते हुए योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उनमें केशव प्रसाद मौर्य, अरविंद कुमार शर्मा, जितेंद्र प्रसाद, आशीष पटेल, संजय निषाद, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मवीर प्रजापति, भूपेंद्र सिंह चौधरी और दिनेश प्रताप सिंह का नाम शामिल है। साथियों, केशव प्रसाद के बारे में हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। जबकि अरविंद कुमार शर्मा के बारे में बात की जाए तो अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी करीबी माना जाता है। जतिन प्रसाद पिछले साल ही कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में भी मंत्री बनाया गया था और उन्हें इस बार भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं तथा उन्हें भी MLC कोटे से विधानमंडल में शामिल किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें चुनाव के दौरान बेहतर मैनेजमेंट तथा कुशलतापूर्वक संगठन का संचालन करने का देकर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी एक जाट नेता है तथा वह पार्टी के संगठन से जुड़े रहे हैं। विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने संगठन की सेवा की है, जिसके पारितोषिक उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया है। यदि ऐसे लोगों के नाम की चर्चा की जाए जो न विधायक है और न MLC, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो उनमें दानिश आज़ाद अंसारी, जो कि छात्र जीवन से ही ABVP से जुड़े रहे हैं तथा मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं तथा आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मोहसिन रजा के स्थान पर एक अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अतिरिक्त जसवंत सैनी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दरअसल जसवंत सैनी को पार्टी छोड़कर गए धर्म सिंह सैनी के स्थान पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं नरेंद्र कश्यप, दयाशंकर दयालु और JPS राठौर के नाम इस श्रेणी में शामिल है। जैसे पहले चर्चा की गई है कि पूर्व की कैबिनेट में काफ़ी फेरबदल करने के बाद नई कैबिनेट का गठन किया गया है। यह फेरबदल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है।
चर्चा है कि दिनेश शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।